हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग समृद्ध गुण अर्थात समवर्ग गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि समृद्ध गुण क्या होती है, समृद्ध गुण की परिभाषा क्या होती है, समृद्ध गुण में हम दोस्तों क्या सीखते हैं, इसमें किन संख्याओं के गुणों के बारे में हम लोग दोस्तों उसका आकलन करते हैं या उसका व्याकरण करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लास्ट एंड तक आप लोग जरूर बनी रहिएगा, तभी जाकर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक हो। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए समृद्ध गुण अर्थात समवर्ग गुण के लिए मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है। हम लोग दोस्तों समृद्ध गुण को इन्हीं परिभाषा के माध्यम से क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग दोस्तों सबसे पहले आप इस परिभाषा को समझ लीजिएगा। अगर आप इस परिभाषा को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपको समृद्ध गुण को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समृद्ध गुण धर्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका जो भी समृद्ध गुण होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए आपका कोई भी दोस्तों सस्पेंशन नहीं रहेगा समृद्ध गुण को लेकर। तो आइए दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं हम लोग समृद्ध गुण धर्म की परिभाषा के बारे में। तो समृद्ध गुण धर्म की जो परिभाषा है वो कुछ दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं। कहा यहाँ पर कि किसी संख्या समूह का ऐसा कोई दो सदस्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि संख्या समूह कहने का मतलब कि समूह का मतलब होता है संग्रह। संग्रह मतलब चाहे वो आपका संग्रह पूर्ण संख्या का हो, चाहे वो संग्रह आपका पूर्णांक संख्या का हो, चाहे वो संग्रह आपका परिमेय संख्या का हो, चाहे वो संग्रह आपका अपरिमेय संख्या को हो, उसी को दोस्तों हम लोग संग्रह मतलब कि जो संख्या आपने लिया है वो संख्या के सारे सदस्य उस समूह में सम्मिलित हो, उसी को दोस्तों हम लोग समूह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बोला है किसी संख्या समूह, तो किसी संख्या मतलब आप संख्या कोई भी ले सकते हैं, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय या फिर अपरिमेय। तो अगर आप पूर्ण को लेते हैं तो बोल सकते हैं दोस्तों कि किसी पूर्ण संख्या समूह का। अगर आप पूर्णांक लेते हैं तो बोल सकते हैं किसी पूर्णांक संख्या समूह का। अगर परिमेय या अपरिमेय लेते हैं तो बोल सकते हैं परिमेय संख्या समूह का या अपरिमेय संख्या समूह का। तो परिमेय संख्या समूह कहने का मतलब कि जो समूह होगा वो केवल परिमेय संख्या के लिए क्या होगा, मान होगा। जो समूह होगा, अगर आप लेंगे पूर्ण संख्या का, तो जो समूह होगा वो पूर्ण संख्या के लिए ही क्या होगा, मान होगा। अगर आप यहाँ पर समूह लीजिएगा पूर्णांक संख्या का, तो जो समूह होगा वो पूर्णांक संख्या के लिए क्या होगा, वो मान होगा। तो कहाँ यहाँ पर है कि किसी संख्या समूह। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर संख्या समूह इसीलिए लिया है क्योंकि हमने प्रॉपर किसी संख्या का यहाँ पर परिभाषा नहीं दिया है। आप चाहे तो इसमें से किसी भी संख्या के लिए परिभाषा बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर ना डालकर हमने यहाँ पर दोस्तों केवल संख्या डाला है, क्योंकि संख्या में आप कोई भी संख्या को ले सकते हैं। किसी संख्या समूह का ऐसा कोई दो सदस्य, ठीक है, ऐसा कोई दो सदस्य मतलब इसी संख्या समूह का कोई भी दो सदस्य। जैसे कि मान के चलते हैं पूर्ण संख्या आपको कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी 0 से लेकर अनंत तक जाती है, ठीक है, जिसमें आपके प्राकृतिक संख्या में क्या होती है, सम्मिलित रहती हैं। तो इसमें दोस्तों अगर आप दो सदस्य चाहे तो ले सकते हैं, पहला 0 एंड दूसरा आप ले सकते हैं 5। तो जो 0 और जो 5 है दोस्तों एक प्रकार क्या है, वो एक प्रकार का आपका पूर्ण संख्या है। तो जो ये पूर्ण संख्या है दोनों आपका वो किस समूह का है, वो आपके पूर्ण संख्या समूह का है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर कोई दो सदस्य लीजिएगा, मान के चलते हैं पूर्णांक संख्या का, तो आप ले सकते हैं 0 - 5। क्यों? क्योंकि जो 0 है वो पूर्णांक संख्या के समूह में सम्मिलित है और जो -5 है वो भी पूर्णांक संख्या के समूह में क्या है, सम्मिलित है। लेकिन अगर सोचिएगा कि जो आपका 0 और 5 जो होगा वो पूर्ण संख्या के समूह में सम्मिलित रहे तो बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं रह सकता है। 0 तो रहेगा लेकिन -5 नहीं रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि -5 इस समूह का बिल्कुल भी सदस्य नहीं है, ठीक है। तो दो सदस्य का मतलब जो आपने संख्या लिया है उस संख्या समूह का कोई भी दो सदस्य, उसी संख्या समूह का, ठीक है, कोई दो सदस्य का जो तात्पर्य है वो आपके दो संख्याओं से, जिस समूह का आपने लिया है। दो सदस्य जो गणितीय संक्रिया, तो गणितीय संक्रिया का मतलब होता है कि जो आपने यहाँ पर कार्य लगाया है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों जो गणितीय कार्य लगाया है वो क्या क्या लगाया है, आप लगा सकते हैं या फिर जोड़ या फिर घटाओ मतलब घटाओ में दोस्तों हम लोग व्याकरण बोलते हैं, कहीं कहीं पर आपको घटाओ का नाम व्याकरण भी मिल सकता है, ठीक। फिर आपको मिलेगा गुणा या भाग, मतलब आप इतने सारे गणितीय संक्रिया के प्रयोग से, कौन कौन, जोड़, घटाओ, गुणा या भाग, इतने सारे गणितीय संक्रिया के फलस्वरूप अपने उसी समूह मतलब जो समूह आपने लिया है उसी समूह के एक नई संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। तो संख्याओं का यह गुणधर्म ही क्या कहलाता है,
समृद्ध गुणधर्म कहलाता है। तो अगर दोस्तों हमने आपको इस परिभाषा के माध्यम से इतना बताया और आपको अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर दोस्तों मैं आप लोग को बताने का बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास करता हूँ। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप लोग को मैं समृद्ध गुणधर्म के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पहला क्या आपका, पहला आपका पूर्ण संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पूर्ण संख्या लिखते हैं, पूर्ण संख्या। और आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि जो पूर्ण संख्या होता है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली क्या होती है दोस्तों, एक संख्या होती है। ठीक है ना, 0 से अनंत संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो ये संख्या का जो समूह है वो किस संख्या का समूह है, तो जो ये संख्या का समूह है आपका वो पूर्ण संख्या का समूह है। क्यों है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के परिवार में आपका शून्य सम्मिलित है, इसीलिए इस पूर्ण संख्या के समूह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या का समूह बोल सकते हैं। तो जब हमने पूर्ण संख्या का समूह लिया और इसमें क्या कहा है कि किसी संख्या समूह का, तो कौन सा संख्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या, और इसी पूर्ण संख्या का आपका कोई दो सदस्य लेना है। अब ये ना कि हम लिए हैं पूर्ण संख्या उठा ले हम 2 सदस्य परिमेय संख्या का, लिए हैं पूर्ण संख्या उठा ले 2 सदस्य हम पूर्णांक संख्या का, लिए हैं पूर्ण संख्या उठा लिए 2 सदस्य हम अपरिमेय संख्या का। इसी संख्या समूह का कोई 2 सदस्य, आपको कोई भी 2 सदस्य आपको उठाना है, कोई प्रेशर नहीं है। आप चाहे तो 0 और 2 उठा सकते हैं, चाहे तो 3 और 5 उठा सकते हैं, चाहे तो 6 और 100 उठा सकते हैं, लेकिन उठाना आपको इसी समूह का सदस्य है। ठीक है, तो ऐसा कोई 2 सदस्य जो गणितीय संक्रिया, तो गणितीय संक्रिया मतलब गणितीय संक्रिया या फिर जोड़ या फिर घटाव या फिर गुणा या फिर भाग के फल स्वरूप अपने उसी समूह, जो समूह आपने लिया है, कौन सा समूह लिया है दोस्तों हम लोगों ने लिया है पूर्ण संख्या का समूह, उसी समूह के एक नई संख्या के रूप में परिवर्तित, मतलब जो संख्या पहले था उसमें ना रहकर एक नई संख्या के रूप में क्या होते हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन होते उसी समूह का सदस्य हैं। होते क्या है, उसी समूह का सदस्य। ऐसा नहीं कि मतलब कि नई संख्या के रूप में परिवर्तित होकर किसी दूसरे संख्या समूह का सदस्य बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी संख्या समूह का क्या होते हैं, एक सदस्य रहते हैं, बस अपने रूप को क्या करते हैं दोस्तों, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का यही गुणधर्म क्या कहलाता है, समृद्ध गुणधर्म कहलाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग पूर्ण संख्या के जोड़ के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पूर्ण संख्या का जोड़, पूर्ण संख्या के योग का समृद्ध गुण। तो दोस्तों पूर्ण संख्या के योग के समृद्ध गुण कहने का मतलब कि हम पूर्ण संख्या के समूह में से कोई 2 संख्याएं उठाएंगे इनके सदस्य के रूप में, और उनको हम लोग सबसे पहले जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो नई संख्या अगर आपकी आती है और वो संख्या अगर आपका इन्हीं पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य होता है, तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जो आपकी संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या के योग का समृद्ध गुण कहलाती है। मतलब आपका जो पूर्ण संख्या का जो योग है वो पूर्ण संख्या के योग के समृद्ध गुण के लिए क्या है, मान्य है। तो आइए देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों लिया कितना, हम यहाँ पर मान के चलते हैं, ले लेते हैं 6। ठीक, और एक तो दोस्तों हम ले लेते हैं 7। तो दोस्तों जब हमने 6 को 7 में जोड़ा तो 6 को 7 में जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 को 7 में जोड़िएगा तो आएगा आपका 13। ठीक, पहले क्या था, पूर्ण संख्या, ये क्या था, पूर्ण संख्या। क्यों था, क्योंकि पूर्ण संख्या के परिवार का सदस्य था। ठीक, दोनों गणितीय संक्रिया बोला है बाबू, क्या बोला है यहाँ पर कि गणितीय संक्रिया। तो गणितीय संक्रिया क्या, चारों में से कौन है वो, तो हमने क्या उठाया है, जोड़ उठाया है, योग ना, योग उठाया हमने यहाँ पर, तो जोड़। तो गणितीय संक्रिया हमने दोनों को जोड़कर, तो जब हमने दोनों को जोड़ा तो इस रूप में तो नहीं रहे, मतलब इस संख्या के रूप में नहीं रहे, वो क्या हुए, वो एक नई संख्या के रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन जो नया संख्या के रूप में जो ये परिवर्तित हुए हैं वो इसी पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य के रूप में क्या हुए हैं, आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो 13 है आपका वो पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो 13 है वो पूर्ण संख्या के परिवार का क्या है, एक सदस्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पूर्ण संख्या का जो योगफल है वो क्या है, पूर्ण संख्या का एक योग के लिए समृद्ध गुण दर्शाता है। समृद्ध गुण इसलिए दर्शाता है क्योंकि वो पहले भी क्या था, पूर्ण संख्या था, और बाद में भी क्या है,
पूर्ण संख्या है। इसी दोस्तों हम लोग पूर्ण संख्या के योग का समृद्ध गुण कहते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं परिभाषा के तौर पर कि जब किसी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है तो इस गुणधर्म को पूर्ण संख्या का संवरक गुण या समृद्ध गुण कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने योग के बारे में देखा, किसके लिए? पूर्ण संख्या के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा नंबर दोस्तों हम लोग घटाओ। ठीक है, घटाओ यानी कि व्याकरण। बहुत ज़्यादा किताबों में या बहुत ज़्यादा दोस्तों लोग यहाँ पर इसके लिए घटाओ को व्याकरण भी नाम देते हैं। पूर्ण संख्या के व्याकरण का समृद्ध गुण, व्याकरण का समृद्ध गुण। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि व्याकरण का मतलब होता है क्या? घटाओ। अब हम दोस्तों जो हमने 6 को 7 के साथ जोड़ा था तो क्या मिला था? 13 मिला था। तो इससे आपने ये सीखा कि ये क्या है? ये पूर्ण संख्या के लिए ये समृद्ध है। ठीक, अब हम लोग ज़रा क्या करते हैं? व्याकरण का देख लेते हैं, मतलब घटाओ का देख लेते हैं। 6 आपका वही रहेगा, हम यही इसी को ले लेते हैं 6। ठीक है, यहाँ गणितीय संक्रिया दोस्तों हम ले लेते हैं माइनस, फिर दोस्तों हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 7 और यहाँ पर घटाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जब दोस्तों आप यहाँ पर 6 में से 7 को घटाते हैं तो आपको नई संख्या क्या मिलती है? तो दोस्तों आपकी जो नई संख्या है वो मिलती है -1। अब यदि हम आपसे पूछें कि जो -1 है आपका वो पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य है, तो आपका दोस्तों जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पूर्ण संख्या के परिवार के सदस्य में -1 का कोई भी स्थान बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जो -1 है वो पूर्ण संख्या के परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। और जब -1 पूर्ण संख्या के परिवार का कोई सदस्य होगा ही नहीं तो बोल सकते हैं दोस्तों कि जो पूर्ण संख्या का जो घटाव है, जो व्यकलन है, वो बिल्कुल भी समृद्ध नहीं है, अर्थात तो अपने समवर्ग गुण को बिल्कुल भी दर्शाता नहीं है। ठीक है, मतलब उसको हर स्थिति में क्या होना चाहिए? उसको दर्शाना चाहिए अपना समृद्ध गुण। अब ये ना कि हम 6 में से 7 को घटाएं तो -1 आया, मतलब नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर अगर आप 7 में से 6 को घटाइएगा तो 7 में से अगर आप 6 को घटाइएगा तो यहाँ पर तो 1 आएगा, और जो 1 है वो पूर्ण संख्या है, जो कि पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य है। तो अब तो आपका जो पूर्ण संख्या जो है वो अपने व्याकरण गुण को दर्शा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पूर्ण संख्या को बदल जाने के बाद भी अगर आपने जो गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया है उसके बावजूद भी आपका जो नया सदस्य मिलेगा वो पूर्ण संख्या के परिवार का ही सदस्य मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने जब 6 में से 7 को घटाया तो -1 मिला, और 7 में 6 को घटाया 1 मिला, मतलब है तो ठीक है लेकिन है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक, पूर्ण संख्या ये भी है, 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 लेकिन इन दोनों का स्थान बदलने के साथ इसका मान कुछ और आ रहा है और इसका मान कुछ और आ रहा है। इसलिए दोस्तों हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या का जो समृद्ध गुण है वो घटाव के लिए बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अर्थात अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब किसी दो पूर्ण संख्याओं का घटाव फल एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है तो उसे पूर्ण संख्या के घटाव का समृद्ध गुण नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पूर्ण संख्या घटाव के समृद्ध गुण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक, अब हम दोस्तों पूरे संख्या के लिए हम अगला चलते हैं गुणा को लेकर, कि जो ये गुणा है वो अपने गुण को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। तो तीसरा नंबर रह जाएगा आपका, तीसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पूर्ण संख्या के गुणा का समृद्ध गुण। पूर्ण संख्या के गुणा का समृद्ध गुण। तो अब इसी के दोस्तों, ठीक, आप चाहे तो कोई और भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिया है यहाँ पर। ठीक है, इसी का दोस्तों, तो हम यहाँ पर 6 है। ठीक, तो हमने यहाँ पर 6 लिया। गणितीय संक्रिया कौन है आपका? घटाव के बाद गुणा है, तो हम यहाँ पर गुणा ले लेते हैं। 7 को हम करते हैं। ठीक है, तो 6 को जब दोस्तों 7 से गुणा कीजिएगा तो आपको मान क्या मिलेगा? 42। अगर आप 7 को 6 से गुणा कीजिएगा तो मान क्या मिलेगा? 42। अगर हम पूछे आपसे कि जो 42 है आपका, जो नई संख्या आपको मिला है 42, ये जो 42 है आपका वो पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य है, तो आप ऑफकोर्स दोस्तों बोल सकते हैं कि जो 42 है आपका वो पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य है। जब ये पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य है तो हम बोल सकते हैं कि जब दो पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाता है तो प्राप्त नई संख्या पूर्ण संख्या के समृद्ध गुण को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि जो प्राप्त नई संख्या है वो पूर्ण संख्या के परिवार का ही क्या होता है? एक सदस्य होता है,
इसलिए पूर्ण संख्या का दो पूर्ण संख्या का जो गुणनफल होता है वो अपने समृद्ध गुण को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या का जो गुणा है वो पूर्ण संख्या के गुणा के समृद्ध गुण के लिए क्या है, मान्य है, जबकि इसका जो व्याकलन है, जो घटाव है, बिल्कुल भी मान्य नहीं है। अब जरा दोस्तों हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के भाग के लिए कि पूर्ण संख्या के भाग के लिए जो है वो समृद्ध है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। चौथा नंबर में गुण। ठीक है, आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर हम 6 को 7 से कटाएंगे तो कुछ मतलब दोस्तों मोलों में कुछ मानने चला जाएगा, कटाने में कुछ टाइम भी लगेगा, इसलिए इसको आप छोड़ दीजिए। हम यहाँ पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा दोस्तों, अगर हम 4 को 4 से दोस्तों कटाएं तो मान क्या मिलेगा, आप समझ सकते हैं, 4/4। ठीक, अगर आपने 4 को 4 से कटा दिया तो दोस्तों मान मिलेगा आपका 1। तो आप हो जाइएगा खुश। क्यों? क्योंकि 4 भी आपका पूर्ण संख्या और ये भी 4 आपका पूर्ण संख्या। जब हमने इस पूर्ण संख्या को इस पूर्ण संख्या से क्या किया, कटाया। अब इनमें सोचिएगा कि कोई 2 सदस्य, अरे कोई 2 सदस्य मतलब आप एक ही सदस्य को भी 2 बार ले सकते हैं, कोई जरूरी ना है कि कोई 2 सदस्य आपका भिन्न भिन्न होगा, एक ही सदस्य को 2 बार भी ले सकते हैं। सब माइंड में रखिएगा खोल के, ठीक ना, बिल्कुल भी संस्पेशन मत रहिएगा, बता दें आप लोगों को। ठीक है, हमने एक ही सदस्य को क्या किया है, 2 बार ले लिया। अरे भैया पूर्ण संख्या है ना, तब तो 2 सदस्य को हमने क्या किया है, यहाँ पर ले लिया है। अब इन 2 सदस्यों को जब हमने भाग किया तो भाग क्या मिला, हमारा भागफल नहीं संख्या वो 1 मिला। और जो 1 है दोस्तों आपका वो पूर्ण संख्या के परिवार का क्या है, एक सदस्य। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि यहाँ पर जो पूर्ण संख्या के भाग का जो समृद्ध गुण है वो अपने क्या करते हैं, समृद्ध गुण को वो दर्शा रही है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर दोस्तों हम 4/4 ना कर अगर हम यहाँ पर 4/2 कर दें तो मान कितना मिलेगा, 4/4 ना कर 4/2 कर दें तो मान कितना मिलेगा, 2 दूनी के 4, यानी 4/2। और 2 को 4 से कटा देंगे कितना आएगा दोस्तों, वो 2 आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, ये भी आपके पूर्ण संख्या के भाग के लिए समृद्ध है। ठीक, ये दोनों अपना समृद्ध हो गया क्योंकि ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या। अब दोस्तों अगला बात करते हैं हम, अगला। अब दोस्तों अगर यहाँ पर देखिएगा 1/2 यानी कि 1/2। 2 को हमने 1 से भाग नहीं किया है, 1 को हमने 2 से भाग किया है। तो जब दोस्तों आप 1 को 2 से भाग कीजिएगा तो इसका जो मान मिलेगा वो 0.5 मिलेगा, यानी 1 का आधा 0.5। तो जो 0.5 मिला है वो दोस्तों आपके पूर्ण संख्या के समृद्ध गुण को दर्शा रहा है, बिल्कुल भी नहीं दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि 0.5 का आपके पूर्ण संख्या के परिवार में कोई भी स्थान नहीं है। अब ऐसा ही मत कहिएगा कि 0 और 1 के बीच में बीचों में स्थान है। अरे भैया 0 और 1 के बीच बीचों में स्थान है, लेकिन पूर्ण संख्या गिना कैसे जाता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे नहीं गिना जाता है। इसलिए आपका पूर्ण मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मान कैसे आ रहा है, अपूर्ण ना। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या पर एक सदस्य है, सदस्य बिल्कुल भी वो नहीं है। इसलिए आपका जो पूर्ण संख्या के परिवार का जो भाग है वो अपनी समृद्ध गुण को बिल्कुल भी दर्शाता नहीं है। ठीक है, तो ये जो दोस्तों आपने सीखा वो किसके लिए सीखा, वो आपने पूर्ण संख्या के लिए सीखा। ये काम करेगा आपका 6 क्लास के मैथमेटिक्स के लिए। अगर 6 क्लास के जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे 6 क्लास के बाद मैथमेटिक्स बनाते होंगे तो उसमें आपको समृद्ध गुण या संबड़ गुण को आपको पढ़ना होगा। तो आप इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और उम्मीद भी है हमको कि आप में से बहुत सारे को समझ में आया भी होगा कि समृद्ध गुण वास्तव में होती क्या है। हमने प्रॉपर नहीं बताया कि पूर्णांक संख्या का समृद्ध गुण तो परिमेय संख्या का समृद्ध गुण, अगर ऐसे बताते तो हमको पूर्णांक का बताना पड़ता, परिमेय का बताना पड़ता। इसीलिए मैंने आप लोग को सबका बताना उचित समझा था कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से होश हवास में क्या कर रहे हैं, आप लोग समझ लें। तो आइए अब हम लोग ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं पूर्णांक संख्या के क्या करते हैं समृद्ध गुण के बारे में कि पूर्णांक संख्या अपने किन समृद्ध गुण को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग समृद्ध गुण किसके लिए जानने वाले हैं, हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो पूर्णांक संख्या का जो समृद्ध गुण है वो किसके किसके लिए मान्य है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्या का जो समृद्ध गुण है वो किसके लिए, वो योग के लिए। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो पूर्णांक संख्या का जो समूह होगा उसमें आपके पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या भी क्या होंगी, सम्मिलित होंगी। और इन्हीं संख्याओं के समूह के फलस्वरूप इनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इनका व्याकलन हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो है आपका वो है पूर्णांक संख्या के योग का समृद्ध गुण। तो आप इनमें से कोई भी 2 पूर्णांक संख्या ले लीजिए, समान या फिर असमान। ठीक है, वो आपके इच्छा के ऊपर है, लेकिन लेना आपको इसी परिवार के समूह से है। ठीक है,
तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले मान के चलते हैं, ए को ले लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर -4। ए को दोस्तों कौन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर -4, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि -4 एक प्रकार की पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और इस -4 को दोस्तों हम लोग 0 में जोड़ देते हैं। 0 भी क्या है, एक प्रकार पूर्णांक संख्या है, ठीक है। हालांकि धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है ना। तो -4 को जब आप 0 में जोड़िएगा तो नया संख्या क्या मिलेगा, नया संख्या दोस्तों आपको -4 मिलेगा। और आप सभी को पता है कि जो -4 आपको जो नया संख्या मिला है वो आपके पूर्ण संख्या के परिवार का एक सदस्य है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या का जो योग है वो पूर्ण संख्या के योग के समृद्ध गुण क्या कर सकता है, वो दर्शाता है। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट गुण के बारे में, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, तो देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि कौन ले ले मान के चलते हैं हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 3, ठीक है, -3 ले लेते हैं, -3 आप प्लस -7, ठीक है। ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है और हमने इसको जोड़ा तो दोस्तों क्या मिलेगा, -3 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 7, ठीक, माइनस माइनस प्लस -10, 7 3 10, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जो -10 है वो अपने क्या कर रहे हैं, अपने पूर्णांक संख्या के योग के समृद्ध गुण को दर्शाता है। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप पूर्णांक संख्या के योग के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या, जब एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है तो इसे पूर्णांक संख्या के योग का समृद्ध गुण कहा जाता है, जो कि यहाँ पर प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपके पूर्णांक संख्या का समृद्ध गुण, जो कि क्या है, मान है। अब जरा बात करते हैं इसके व्यकलन का, यानी घटाव का। तो देखते हैं घटाव के बारे में, इसी संख्या को हम लोग लेते हैं, ठीक ना। क्या लिए दोस्तों, -4 + 0 ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -4 -0, माइनस माइनस प्लस, -4 को -0 में से घटाइएगा तो क्या मिलेगा, -4 को 0 में से घटाइएगा तो -4 मिलेगा, पतिया वही मिल गया, ठीक। फिर यहाँ पर दोस्तों हम लोग ले लेते हैं -3 माइनस, फिर यहाँ पर ले लेते हैं -7। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर -3 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर हम लोग 4 ले लेंगे प्लस के रूप में, क्यों, क्योंकि जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर उतार दिया जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया 4 और प्लस का यहाँ पर चिन्ह उतर गया 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपका मान दो पूर्णांक संख्याओं को जब हमने घटाया, जो नई संख्या मिला वो पूर्णांक संख्या के परिवार का क्या है, एक प्रकार का सदस्य है। और इस प्रकार से दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याओं का जो व्यकलन है, जो घटाव है, वो क्या करता है, अपने समृद्ध गुण को दर्शाता है। तो अगर आप इसका परिभाषा बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी दो पूर्णांक संख्याओं को घटाया जाता है और घटाने के फलस्वरूप नई संख्या पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है तो उससे पूर्णांक संख्या के व्यकलन का समृद्ध गुण कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों खत्म हो गया पूर्णांक संख्या के समृद्ध गुण को लेकर। अब बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या के गुणा, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या गुणा देख लेते हैं हमने, फिर इसी संख्या को लेते हैं -4 को हम लोग दोस्तों गुणा करते हैं 0 से, मान क्या मिलेगा 0, जो कि आपके पूर्णांक संख्या के एक सदस्य है, देख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अपना गुणा है वो अपने समृद्ध गुण को दर्शा रहा है। अगला दोस्तों देखने प्रयास करते हैं -3 गुणा -7, ठीक है, -3 गुणा -7, माइनस माइनस प्लस 70 के 21। तो जो आपका ये 0 जो 21 है वो भी पूर्णांक संख्या के परिवार का एक सदस्य है, मतलब ये किसी भी दूसरे परिवार का सदस्य नहीं है, यानी अपने पूर्णांक को क्या कर रहा है और गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इससे आप दोस्तों ये सीख सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या का जो गुणा है वो अपने समृद्ध गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इसका अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब किसी दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा किया जाता है और गुणनफल के फलस्वरूप प्राप्त नई संख्या पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है तो उसे पूर्णांक संख्या के गुणा का समृद्ध गुण कहा जाता है, ठीक है। और ये अपनी क्या करता है, समृद्ध गुण को दर्शा रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्या के भाग को लेकर, ठीक है। तो आइए पूर्णांक संख्या थोड़ा भाग को हम लोग देख लेते हैं, कौन है, -4 गुणा 0 है, ठीक है। दोस्तों जब आप मान के चलते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ले लेते हैं 4/2, पिछले की भांति 4/2, क्योंकि 4 भी आपका पूर्णांक है, 2 भी आपका पूर्णांक है। चलिए ना यहाँ पर -4 ले लेते हैं, -4, ठीक, -4/2, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो -4 को जब आप 2 से कटाइएगा, देखिए दोस्तों, देखिए देखना जो मतलब छोटा क्लास का कोई बच्चा होगा, देखना बाबू ध्यान समझिएगा, -4/2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तो कितना आएगा -2,
तो यहाँ पर जो -2 होगा वो आपके पूर्णांक संख्या के परिवार का एक सदस्य है, इसलिए अपने समृद्ध को क्या करता है, ये भाग जो है वो प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग दोस्तों आगे देखने का प्रयास करेंगे तो आगे मान के चलते हैं आपका हो जाएगा 0 भागे -5। तो 0 भागे -5 के होने का मतलब 0 बटा में -5। और जब आप 5 को 0 से घटाइएगा तो मान कैसा मिलेगा 0, यानी ये भी अपने क्या कर रहे हैं, समृद्ध गुण को दर्शा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगला लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला लेते हैं -5 भागे -2। तो कितना मिलेगा दोस्तों, 5 को 2 से घटाइएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 2.5। कितना हो जाएगा दोस्तों 2.5, माइनस प्लस 5 को 2 से घटाइएगा तो 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना प्रयास कीजिएगा आप लोग ध्यान से, जो 2.5 है वो आपके पूर्णांक संख्या के परिवार के सदस्य है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी पूर्णांक संख्या का परिवार के एक सदस्य होता है तो बोलते हैं जो पूर्णांक संख्या का जो भाग है वो अपने समृद्ध गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ये सब समृद्ध गुण को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इसके लिए नहीं ना हो रहा है। जब इसके लिए हो रहा ही नहीं है तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या अपने भाग के समृद्ध गुण को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें -5 भागे 0 तो मान कैसा मिलेगा, आप सभी को पता है कि यदि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो मान दोस्तों इन्फिनिटी मिलता है। तो मान जब इन्फिनिटी मिल रहा है इसका मतलब कि ये बिल्कुल भी अपने समृद्ध गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्णांक संख्या किसके लिए मान है, वो आपके पूर्णांक संख्या योग के समृद्ध गुण के लिए मान है। आपके पूर्णांक जो संख्या है वो आपके व्याकलन के समृद्ध गुण के लिए मान है। आपका जो पूर्णांक संख्या है वो गुणा के समृद्ध गुण के लिए मान है, लेकिन आपका जो पूर्णांक संख्या है वो भाग के लिए बिल्कुल भी समृद्ध गुण के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समृद्ध गुण के बारे में क्या दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम आप लोग को जल्द से उसको बता देते हैं ताकि आप लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं परिमेय संख्या का। ठीक ना, तो आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, जिसको p/q यानी अंश और हर के रूप में परिवर्तित किया जा सके, जहाँ हर का मान बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं होता है। उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या के रूप में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम लोग जानते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो परिमेय संख्या है वो आपके समृद्ध गुण का पालन करता है कि नहीं करता है, आपके गणित के इतने सारे संक्रियाओं को लेकर। तो सबसे दोस्तों पहले हम बात करना चाहते हैं आपके गणित के जोड़ संक्रिया को लेकर। किसके जोड़ संक्रिया, और किसके लिए, तो परिमेय संख्या के लिए। तो परिमेय संख्या का जो जोड़ का जो संक्रिया होगा उसको दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या में जितनी भी आप संख्याएं देख रहे हैं ये सब के सब आपके परिमेय संख्या के रूप में जानी जाएंगी। क्यों जानी जाएंगी दोस्तों, क्योंकि इन सभी संख्याओं के बटा में आप 1 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अर्थात इसको p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या के अगर हर में कुछ नहीं रहता है तो उसमें क्या रहता है दोस्तों, 1 रहता है, जो कि अपने परिमेय संख्या के रूप को क्या करता है, व्यक्त करता है। इसलिए आप सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण, सभी प्रकार की संख्याओं को आप लोग परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ यहाँ पर उदाहरण लेकर चलता हूँ जिससे कि आप सीख सकते हैं कि अपने परिमेय संख्या जो है वो योग के समृद्ध गुण को प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, मान के चलते हैं कि हमारे पास 5/3 है। ठीक है, 5/3 और 5/3 को दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं -8/4 में। ठीक, ये दोनों परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको p/q के रूप में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुछ हमारा मान निकलता है इस प्रकार से, 5/3 प्लस माइनस 8/4। ठीक है, जो आपका हर है वो क्या है, असमान है, तो इसको हम लोग गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद मान कुछ इस प्रकार से मिलेगा, चलती है 12। ठीक है, 5 चौके 20 और यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर होगा माइनस और 8 तरीके हो जाएगा 24। अब बराबर में 20 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, -4 और बटा में हो जाएगा 12। अगर आप चाहेंगे तो कटा देंगे, चढ़ती यहीं 12 -1/3 और यहाँ जो आपका मान मिला है -1/3, ये आपके एक प्रकार के परिमेय संख्या के स्वरूप को क्या करता है, व्यक्त करता है। अर्थात जब हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो इनके जोड़ने के फल स्वरूप जो हमारी नई संख्या मिली वो अपने परिमेय संख्या के रूप में मिली। अर्थात जब हमने परिमेय संख्या के समूह से 2 सदस्यों को निकाला और जो नई संख्या मिली वो इसी परिमेय
संख्या के समूह में क्या है दोस्तों, सम्मिलित है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो अपने योग के सम्मिलित गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसके परिभाषा को आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब किसी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो उसे परिमेय संख्या के योग का सम्मिलित गुण क्या किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप यहाँ पर घटाव लेकर चलिएगा, परिमेय संख्या के व्यकलन, व्यकलन का मतलब होता है घटाव। अगर आप घटाव लेकर चलिएगा तो घटाव कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, यानी कि अगर आप यहाँ पर रखिएगा -8/4 तो 5/3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8/4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 12 और यहाँ 8 और यहाँ पर 5 × 20 हो जाएगा, 5 × 20 और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे और 8 तरीके हो जाएगा 24 और 20 में 24 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 चलते 4 44, 44 बटा में हो जाएगा 12। कटाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, 4 12 और यहाँ पर 11 चौके 44, 11 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी कि 11 चौक 44 है, 4 कितना हो जाएगा 12 और जो 11/3 मिला है आपका वो भी क्या है, एक प्रकार का आपका परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है आपका वो भी आपके घटाव यानी व्यकलन के सम्मिलित गुण को प्रदर्शित करता है। आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग इसके गुणा का। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग ले लें 5/3 और गुणा में -8/4 तो मान कुछ कैसा मिलेगा दोस्तों, देख सकते हैं 5 को अगर 8 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 × 5 = 40 और 4 को 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 12 -40/12। 4 तो आप कटा सकते हैं, 4 × 12 4 × 40 यानी माइनस, या लिख सकते हैं -10/में कितना, -10/3 और ये जो आपका मान मिला है वो क्या है, वो एक प्रकार का आपका परिमेय संख्या है। अर्थात इससे आप ये देख सकते हैं जो परिमेय संख्या है वो अपने गुणा के सम्मिलित गुण को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करते हैं परिमेय संख्या के भाग के सम्मिलित गुण के बारे में। तो आइए हम लोग जरा इसे परिमेय संख्या के भाग के सम्मिलित गुण को क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा कि जब हम यहाँ पर 2/4 भागे यहाँ पर 3/4 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम दो परिमेय संख्याओं को भाग कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2/4 भागा कितना हो जाएगा, यहाँ पर भागक हो जाएगा गुणा और 4 चल जाएगा ऊपर, अब बटा में कितना हो जाएगा 3 और 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मान कैसा मिलेगा आपका, मान मिल जाएगा 2/3 और जो 2/3 है वो एक प्रकार के आपका क्या है, वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है आपका वो भाग के लिए भी क्या है, अपने सम्मिलित गुण को प्रदर्शित करता है, सिवाय कि परिमेय संख्या के हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और परिमेय संख्या बोलता है कि हमारे हर में कभी भी q का जो मान होगा, यानी जो q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होता है तो परिमेय संख्या है ही नहीं। अब हम बात कर रहे हैं किसका, हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या का। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने ये जाना कि जो आपका परिमेय संख्या है वो आपके योग, व्याकरण और गुणा और भाग इन सब के लिए अपने सम्मिलित गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बोला है अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों सबके सामने हम लोग क्या करते हैं, अ लगा देते हैं। ठीक है, सबके आगे हम अ लगा देते हैं, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, बोला है दोस्तों अपरिमेय संख्या के योग का सम्मिलित गुण। तो मान के चलते हैं हम 2 ठो अपरिमेय संख्या लेते हैं। आप सभी को पता है कि अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है और प्लस में हम किसी भी अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पर √2 और एक हम ले लेते हैं फिर से √2। ठीक है, अगर दोस्तों एक √2 को एक √2 में जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपका मान मिलेगा दोस्तों 2 √2। ठीक है, कि √2 का हुआ है 2 है तो लिख सकते हैं 2 √2। अगर एक हम ले लेंगे √3 और एक ले लेंगे √5 तो मान क्या मिलेगा दोस्तों, मान मिलेगा √3 और प्लस √5 यानी वही, यानी कि जब आपने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो प्राप्त नई संख्या भी क्या मिली, अपरिमेय संख्या मिली। और जब प्राप्त नई संख्या आपका अपरिमेय संख्या मिली तो ये जो अपरिमेय संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या के परिवार का एक सदस्य होगा। इसलिए जो अपरिमेय संख्या है वो अपने योग के सम्मिलित गुण को क्या करता है, दर्शाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या है वो अपने योग के सम्मिलित गुण को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। अब जरा जानने का प्रयास करते हैं हम इसके घटाव के बारे में। ठीक है, जब दोस्तों हम लोग √3 -
√5 यानी √3 को √5 में से घटाते हैं तो क्या मान मिलेगा? मान दोस्तों आपका वही मिल जाएगा, √3 माइनस √5। अगर हम यहीं पर दोस्तों √8 माइनस √8 को घटाते हैं तो मान क्या मिलेगा? यानी √8 में से √8 खत्म, तब मान मिलेगा 0। जा यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 0 आपका मिल गया पूर्ण संख्या, 0 आपका मिल गया परिमेय संख्या, जबकि लाना है अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अपरिमेय संख्या है वो व्याकलन के समृद्ध गुण को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ तो कर रहा है लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पर प्रॉपर समझेंगे कि अपरिमेय संख्या अपने व्याकरण के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का जो घटावफल है वो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुआ। अगर प्राप्त होता तो हम इसको समृद्ध गुण के अंतर्गत रखते हैं, नहीं हुआ है इसलिए इसको हम समृद्ध गुण के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के गुणा को लेकर। ठीक है, हम √3 √5 गुणा करते हैं। ठीक है, इसी संख्या को जब दोस्तों आप √3 को √5 से गुणा कीजिएगा तो मान कैसा मिलेगा? √3 को √5 से गुणा कीजिएगा तो 3 5 15 यानी कि √15। ठीक है, √15। तो जो √15 है आपका वो एक प्रकार क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है जो कि अपने गुणनफल के समृद्ध गुण को प्रदर्शित करता है अपरिमेय संख्या को लेकर। लेकिन यदि यहीं पर दोस्तों हम लोग √2 को √2 से अगर हम गुणा कर दें तो मान कैसा मिलेगा? 2 दूनी के 4 यानी √4। और √4 का वर्गमूल होता है 2 जो कि एक अपरिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं है, वो एक प्रकार का आपका परिमेय संख्या है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ तो आपका परिमेय संख्या मिला लेकिन यहाँ पर इसका नियम फेल हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या है वो अपने गुणा के समृद्ध गुण को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, अर्थात ये जो समृद्ध गुण है वो केवल योग के लिए मान हुआ लेकिन व्याकरण और गुणा के लिए मान बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसी प्रकार से अगर हम बात करें भाग को लेकर तो अगर दोस्तों √3 को √5 से अगर भाग दीजिएगा तो मान कैसा मिलेगा? √5 लिख देते हैं बाबू, लिख देते हैं। √3 को √5 से भाग दीजिए तो मान कैसा मिलेगा? √3/5। ठीक है ना, मतलब समझने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर √3/5। ठीक, उसी प्रकार से अगर हम दोस्तों अगला लेकर चलते हैं एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि √4/√4। ठीक है, दोनों अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। तो मान कैसा मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से हमने भाग दिया, मान मिल गया 1। ये भी आपका अपरिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं है। तो बोल सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्या का जो भाग का समृद्ध गुण है वो बिल्कुल भी अपने समृद्ध यानी अपने संवर्ग को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करता है। तो दोस्तों यही था आपका समृद्ध यानी संवर्ग गुणधर्म, जिसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा दोस्तों फास्ट इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और सबको तोड़ तोड़ कर मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों को कोई और बुक में अपरिमेय संख्या का अलग, परिमेय संख्या का अलग, पूर्ण संख्या का अलग, पूर्णांक संख्या का अलग, ऐसा कुछ आपको समृद्ध ना मिले। ठीक है, इसलिए मैंने आप सबको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोग इतना समझ जाते हैं तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है समृद्ध यानी संवर्ग गुणधर्म को लेकर। अगर आप इतना जान लेते हैं तो आपका जो संवर्ग गुण है, जो समृद्ध गुण है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। इससे संबंधित दोस्तों कोई भी गुणधर्म नहीं है, बस इसका नाम ही है समृद्ध गुणधर्म, जिसको आप लोगों को जानना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आप इसे जान जाते हैं तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे दोस्तों आप उसे बना सकते हैं या इसके गुणों को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा या आपको कोई सस्पेंशन होगा तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसे जल्द से जल्द दोस्तों बताने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।